हेलो फ्रेंड्स, शैक्षिक प्रबंधन के अपनी लास्ट वीडियो में हमने वित्तीय प्रबंधन के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि वित्तीय प्रबंधन क्यों इतना ज़रूरी होता है और वित्त कहाँ-कहाँ से आता है और कहाँ-कहाँ हम उसे खर्च करते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग कॉर्नर की, कि लर्निंग कॉर्नर किसे कहते हैं, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, उद्देश्य वगैरह ये सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो लर्निंग कॉर्नर का अर्थ होता है सीखने का कोना। लर्निंग कॉर्नर से अभिप्राय एक ऐसे स्थान से है जो छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ शिक्षण अधिगम से संबंधित सामग्री सुव्यवस्थित तरीके से रखी होती है। लर्निंग कॉर्नर पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तकों, कहानियों का संग्रह होता है। इनसे छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है, कहने का मतलब है एक ऐसा कोना बना देना जिसमें आप कुछ ऐसी चीजें रख दें जिससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि हो। उसी को हम लोग लर्निंग कॉर्नर कह देते हैं। ठीक है? तो लर्निंग कॉर्नर की अगर हम हिंदी निकालें, तो उसका अर्थ होता है सीखने का कोना, ठीक है? और लर्निंग कॉर्नर से अभिप्राय ऐसे स्थान से होता है, जहाँ छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान हो, ठीक है? यहाँ शिक्षण अधिगम से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, वो अलग-अलग ढंग से रखी होती हैं, ठीक है? किताबें वगैरह रखी होती हैं, ठीक है, पाठ्य पुस्तकें, चार्ट्स वगैरह, मॉडल पेपर मॉडल वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें रखी होती हैं ताकि अगर बच्चे उधर जाएँ, तो कुछ ना कुछ सीख कर आएँ उस चीज़ से, ठीक है? तो इसी को हम लोग लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। तो यही लिखा है कि लर्निंग कॉर्नर का अर्थ होता है सीखने का कोना। लर्निंग कॉर्नर से अभिप्राय एक ऐसे स्थान से है, जो छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान करे। यहाँ शिक्षण अधिगम से संबंधित सामग्री सुव्यवस्थित तरीके से रखी होती है। लर्निंग कॉर्नर जो होता है, वो पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तकों, कहानियों का संग्रह होता है। इनसे छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है। मतलब हर तरीके की किताबें यहाँ पर रखी होती हैं, ठीक है? मॉडल पेपर, चार्ट्स पेपर ये सारी चीज़ें रखी होती हैं कि आप देखकर कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखें, ठीक है? तो इसी को हम लोग लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। अब लर्निंग कॉर्नर का महत्व क्या है ये देख लेते हैं। कठिन प्रकरणों को आसान बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है? बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, नहीं क्लियर होते हैं, ठीक है? तो उन चीज़ों को आसान बनाने के लिए यहाँ पर चीज़ें रखी होती हैं, ठीक है? जिनके माध्यम से आपको हेल्प हो जाती है। दूसरा कि इसके माध्यम से उत्तम शैक्षिक वातावरण तैयार किया जाता है, ठीक है? एक तरीके से लाइब्रेरी टाइप में जो है ना कि एक ऐसा हम कृत्रिम वातावरण तैयार करते हैं, ताकि बच्चा आए तो खुद ब खुद एकदम उसका मन लग जाए, वहाँ पर चीज़ें देखे, ठीक है? उठा-उठा कर कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है, खोल कर देखने लग जाए, पढ़ने लग जाए, इंटरेस्ट बन जाए उसका, ठीक है? तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, उत्तम शैक्षिक वातावरण तैयार करते हैं। तीसरा है कि इसके माध्यम से गणित जैसे पेपर भी रुचिकर बनाया जा सकता है, मतलब गणित जैसे जो बोरिंग पेपर होते हैं, उन्हें भी रुचिकर बनाया जा सकता है, ठीक है? तो मैथ से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें रखी होती हैं, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर रखे होते हैं, ताकि बच्चा खुद ब खुद इंटरेस्ट लेने लग जाए उन चीज़ों में। तो ये होता है लर्निंग कॉर्नर का महत्व, ठीक है? तो पहला है कि कठिन प्रकरणों को आसान बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसके माध्यम से उत्तम शैक्षिक वातावरण हम तैयार करते हैं। तीसरा है कि गणित जैसे जो कठिन सब्जेक्ट होते हैं, उन्हें भी हम रुचिकर बना सकते हैं, ठीक है? लर्निंग कॉर्नर की मदद से। तो ये महत्व आप लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे पाठ्य पुस्तकों की। देखिए, पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं, वो आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर पाठ्य पुस्तकें नहीं होंगी, तो शिक्षा शायद हम उतने अच्छे से बच्चों को नहीं दे पाएँगे, क्योंकि ये एक माध्यम है, जिस माध्यम से हम क्या करते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो देख लेते हैं इसके बारे में। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पाठ्य पुस्तकें प्रमुख हैं। इनका बहुत महत्व है। इनके माध्यम से अतीत का ज्ञान तथा अनुभव संचित किए जाते हैं, जो आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हैं। तो ये बात सही है कि हम बहुत सारे जो अनुभव होते हैं, बहुत सारे जो अतीत का ज्ञान है, हम सब कुछ पाठ्य पुस्तकों में लिख देते हैं, ठीक है? जो जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह थे, उनके जो एक्सपीरियंस रहे, ठीक है? उन्होंने साइंस की बुक में लिख दिए, कौन-कौन से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, कैसे क्या चीज़ उन्हें मिली, ठीक है? वो सारे एक्सपीरियंस हैं उनके जो उन्होंने बुक में लिख रखे हैं, ठीक है? तो वही एक्सपीरियंस आपको मिल रहे हैं, आपको बस इतनी मेहनत नहीं करनी है, आपको सीधे-सीधे उन्हें एक्सपेरिमेंट्स को दोहराना है, ठीक है? और कई सारी हिस्ट्री से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, जो अतीत में हो चुकी हैं, उनके बारे में हमें जानने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें तो पाठ्य पुस्तकें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस सीखने को मिलते हैं, ठीक है? तो यही है कि इनके माध्यम से अतीत का ज्ञान व अनुभव संचित किए जाते हैं, जो आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है? तो पाठ्य पुस्तकों के बारे में हो गया। हेरोलेकर के अनुसार क्या है कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं और प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। ठीक है, तो हेरोलेकर थे, इन्होंने क्या कहा कि पाठ्य पुस्तक क्या है? तो पाठ्य पुस्तक जो है वो ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं और प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। ठीक है, इन सभी को मिलाकर ये बनी है पाठ्य पुस्तकें। ठीक है, ज्ञान, आदत, भावनाएँ, क्रियाएँ, प्रवृत्तियाँ, इन सभी को मिलकर एक पाठ्य पुस्तक बनती है। ये हेरोलेकर ने कहा है। अब पाठ्य पुस्तकों के चयन का सिद्धांत देख लेते हैं कि किस आधार पर हम चयन करते हैं किसी भी पाठ्य पुस्तक का। लैंडन ने क्या कहा है कि अच्छी पाठ्य पुस्तक आवश्यक है, पर उसका चयन बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए। इसका चयन करते समय इनके गुणों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। ठीक है, तो कुछ गुण इन्होंने बताए होंगे कि उसके आधार पर ही आपको क्या करना है, पाठ्य पुस्तक का चयन करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या-क्या चीज़ें
होती हैं, क्या-क्या सिद्धांत हम अपनाते हैं किसी भी पाठ्य पुस्तक को चुनते समय। तो पहला है कि उपयुक्त विषय सामग्री। उपयुक्त विषय सामग्री में क्या है कि छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, जो भी हम पुस्तक ले रहे हैं, ठीक है? अपने विद्यालय के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। दूसरा कोई इसमें नैतिकता की बातें होनी चाहिए, ठीक है? तो ऐसा ना हो कि बच्चा 2 क्लास 2 में पढ़ रहा है और आप जो बुक चला रहे हैं वो 4th क्लास के बच्चे भी सही से नहीं समझ पा रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए पुस्तक। दूसरा उसमें नैतिकता की बातें लिखी होनी चाहिए, अच्छी-अच्छी बातें लिखी होनी चाहिए ताकि बच्चे अगर कहानी वगैरह भी पढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ सीखें उससे। दूसरा है कि भाषा एवं शब्दावली। भाषा जो है वो सरल एवं बच्चों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों की जो शैली है वो सरलता से जटिलता की ओर होनी चाहिए। ठीक है? तो 2 चीज़ें हैं इसमें कि पहले क्या है कि अगर आप भाषा जो देख रहे हैं पाठ्य पुस्तकों की जो चला रहे हैं आप पाठ्य पुस्तकों की, तो बच्चे अगर खुद भी पढ़ें तो वो क्लियर उन्हें समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि कोई टीचर ही उन्हें बताए तभी उन्हें चीज़ें समझ में आएँ। ठीक है? तो भाषा जो है वो बहुत सरल होनी चाहिए, बच्चों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। और दूसरा कि पाठ्य पुस्तकों की जो शैली होती है वो हमेशा सरल से कठिन की ओर जानी चाहिए। ठीक है? ऐसा ना हो कि पहले कठिन कर दो आप काफ़ी फिर उसे सरल की ओर ले जाओ, तो ऐसा नहीं है, सरलता से जटिलता की ओर आपको ले जाना है। छपाई की बात करें, तो छपाई कैसी होनी चाहिए पाठ्य पुस्तकों की? तो छपाई के लिए काली, गहरी, चमकने वाली स्याही का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है? पाठ्य पुस्तकों की जो छपाई होती है, वो कैसी होनी चाहिए? तो काली, गहरी और चमकने वाली स्याही का उसमें प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर हम कागज़ की बात करें कि कागज़ कैसा यूज़ होना चाहिए उसमें, तो पाठ्य पुस्तक का जो कागज़ है वो मोटा तथा चिकना होना चाहिए। आसानी से खराब होने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि अगर कमज़ोर कागज़ होगा तो आपको पता है चूहे-वूहे वो भी कुतर देते हैं, ठीक है? तो जो कागज़ है वो कैसा होना चाहिए? थोड़ा मोटा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए ताकि बच्चे जल्दी उसे खराब ना कर सकें। फिर 5वाँ शैली, शैली यानी कि स्टाइल। तो शैली में भिन्नता हो जिससे छात्र का मानसिक विकास हो। शैली की विशेषता के लिए सरलता, सजीवता, भाव, प्रकाशन स्पष्ट होना चाहिए। कहने का मतलब है कुछ ऐसा आप उसमें रखें, ठीक है? प्रिंट वगैरह भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे चीज़ें उसमें रखें ताकि बच्चे का उसमें इंटरेस्ट बन सके, ठीक है? थोड़ा वो इंटरेस्ट लेने लग जाए उन चीज़ों में। जैसे आपने देखा बच्चों की किताबें एकदम रंग-बिरंगी सी होती हैं, ठीक है? बड़े-बड़े चित्र बने होते हैं उसमें ताकि बच्चों का एकदम उसमें इंटरेस्ट जन बन जाता है। बच्चों का क्या हम लोगों का भी अगर हम भी पढ़ते हैं उन किताबों को तो हमारा भी एकदम इंटरेस्ट बन जाता है यार कितनी अच्छी किताबें हैं। और हम लोग आज के टाइम पे जो पढ़ते हैं जैसे हम लोग बड़े हो गए हैं तो उसमें एक भी चित्र नहीं देखने को मिलता है, फिगर नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो वो बोरिंग लगती हैं थोड़ा पढ़ना। तो वही चीज़ है कि शैली में भिन्नता होनी चाहिए जिससे छात्र का मानसिक विकास हो सके। शैली की विशेषता के लिए सरलता, सजीवता, भाव प्रकाशन की स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पाठ्य पुस्तकों के बारे में हो गया। तो पाठ्य पुस्तकों के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे कार्य पुस्तकों की, यानी कि वर्क बुक जिसमें बच्चे काम वगैरह करते हैं जब भी उन्हें दिया जाता है होमवर्क करने को या किसी और काम को करने को दिया जाता है, तो जिसमें वो कार्य करते हैं वही कार्य पुस्तकें कहलाती हैं। आरंभिक स्तर से ही बच्चों में पढ़ने-लिखने की रुचि उत्पन्न करने एवं स्व-अधिगम कल्पना शक्ति के विकास के अनुरूप प्राथमिक कक्षाओं में भाषा एवं गणित विषयों में अलग-अलग कार्य पुस्तकें विकसित की गईं। इनमें छात्रों को करने को कार्य दिए गए होते हैं, जिन्हें छात्रों को हल करना होता है। ठीक है, तो मतलब आपको पता है कि इंग्लिश की अलग चलती है, जैसे छोटी क्लासेस में जब हम जाते हैं, तो इंग्लिश के लिए 4 लाइनों वाली कॉपीज़ वगैरह होती हैं, वो चलती हैं। मैथ के लिए अलग होती हैं, जिसमें लंबे हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स होती हैं, ठीक है? तो मैथ के लिए अलग चलती है, हिंदी के लिए सीधी-सीधी लाइन जो होती हैं हॉरिज़ॉन्टल वाली, वो चलती हैं। तो सब मतलब कार्य पुस्तकें जो होती हैं, वो अलग-अलग होती हैं हर सब्जेक्ट की, ताकि बच्चों की राइटिंग अच्छी हो सके, वो अच्छे से चीज़ों को सीख सकें, थोड़ा इंटरेस्ट उनमें आए, ठीक है? चीज़ों को लेकर कि कैसे, कहाँ पर कौन-सा अक्षर लिखना होता है, ठीक है? कोई गलती ना हो, तो कार्य पुस्तकें भी अलग-अलग चलती हैं। इन कार्य पुस्तकों का उद्देश्य क्या होता है वो देख लेते हैं। तो कार्य पुस्तिका व्यावहारिक उपयोग के लिए तैयार की जाती है ताकि बच्चे जो व्यावहारिक काम होता है वो भी कर सकें, ठीक है? डेली यूज़ में उसे यूज़ कर सकें क्योंकि पुस्तकों के ऊपर तो आप नहीं लिख सकते, लेकिन कार्य पुस्तिका जो होती है उसके ऊपर आप लिख सकते हैं, ठीक है? रफ काम कर सकते हैं, बाकी काम कर सकते हैं। फिर है कि बच्चों को विषय सामग्री का अधिक से अधिक अभ्यास कराने के लिए कार्य पुस्तिका का यूज़ किया जाता है, ठीक है? जो होमवर्क वगैरह दिया जाता है ताकि जो भी टीचर्स ने पढ़ाया है पाठ्य पुस्तकों की मदद से, ठीक है? आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए कार्य पुस्तिका का यूज़ किया जाता है। तीसरा है कि बच्चों के ज्ञान में वृद्धि तथा उन्हें दक्षता और कौशल प्रदान करने के लिए कार्य पुस्तिका का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बच्चे क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, ठीक है, दक्षता आएगी, कौशल जो होगा वो मिलेगा उन्हें, ठीक है, तो इसलिए कार्य पुस्तिका का हम यूज़ करते हैं। तो ये कार्य पुस्तिका के उद्देश्य हो गए, ठीक है, तो आप ये तो बना-बना कर भी लिख सकते हैं कि क्यों आप क्या नाम कॉपीज़ वगैरह का यूज़ करते हैं, क्यों उसके नोट्स बनाने के लिए हम उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उसे लिखने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं और अभ्यास करने के लिए, ठीक है, मैथ के क्वेश्चंस जो होते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए हम वर्कबुक की ज़रूरत तो हमें पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बना-बना कर भी लिख सकते हैं।
ठीक है, तो कार्य पुस्तकों के बारे में हो गया, हमने पढ़ लिया, पाठ्य पुस्तकों के बारे में भी हमने पढ़ लिया और लर्निंग कॉर्नर के बारे में पढ़ लिया आज की वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।